बेटा ब्रांच में हम क्या पढ़ लिया था लेटेस्ट हेड ऑफिस की बुक ब्रांच के पहले एग्जाम्पल देख। अब हम का एक तो एक नाम निकाल लीजिए है कोर्स का नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13 है ना। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेरिट ब्रांच। मिल गया। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेरिट ब्रांच एज ऑन 31 दिसंबर 1993। जो हमने क्वेश्चन बेसिक पढ़ा एग्जांपल देखा उससे बोलता ही क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्चुअली ये रटने से कुछ नहीं होगा कि ये होता है फिर ये होता है, नहीं होगा बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आपको इसमें ब्रांच का टीबी दिया है 31 दिसंबर 93 का। इसमें सबसे पहले एचओ का बैलेंस दिया है, डेली हेड ऑफिस बैलेंस 324 डेबिट। तो ब्रांच उल्टा हेड ऑफिस से लेना दिखा रही है, मतलब एचओ शायद देना दिखा रहा होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि पिछले साल ये चूंकि बैलेंस है, ट्रायल में कई बार बैलेंस ओपनिंग होते हैं। ये जैसे ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग होता है, ऐसे ये फिक्स्ड सेट भी ओपनिंग होती है। इसमें हम फिक्स्ड डेप्रेशन लगना बाकी होता है, इसलिए वो ओपनिंग उसके बाद डेप्रेशन लगकर क्लोजिंग आती है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल सेट से ज़्यादा लाइबिलिटी रही। जो भी है हमें जो दिया है वो डेबिट बैलेंस दिया है। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस 3 ओपनिंग स्टॉक दिया है, मतलब ब्रांच ने अभी ट्रेडिंग बिल नहीं बनाया, वो हेडेक हमारे सिर छोड़ दिया। परचेज दी है, गुड्स फ्रॉम एचओ दिया है, सेल दी है, सप्लाई टू हेड ऑफिस। सप्लाई टू हेड ऑफिस मतलब ये अप्लाइड टू हेड ऑफिस मतलब ये गुड्स सेंड टू रिटर्न टू एचओ है। फिर सैलरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रेंट, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, फर्नीचर और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टीबी में डेबिट में दिया है, मतलब वो ऊपर जो फर्नीचर है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन टीबी में कब आता है, जब डेप्रिसिएशन एंट्री हो गई हो, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर एंट्री हो गई हो, तभी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टीबी में दिखाई देगा। जब तक डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर एंट्री नहीं हुई होती तो टीबी में डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे आता। इसका मतलब वो जो फर्नीचर है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन। हाँ ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 7700। मेरिट ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स ऑन डिसम्बर, मेरिट ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स ऑन डिसम्बर 93 शोड 60 डेबिट। ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस बुक ऑन 31 दिसंबर 93। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस तो ये भी फिर क्लोजिंग हुआ। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंस दिया है मतलब ये डेफिनेटली हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच लेना दिखा रही है 3240 और उसी दिन 31 दिसंबर 93 को ही हेड ऑफिस भी लेना दिखा रहा है 46 डेबिट। ये तो युद्ध, हेड ऑफिस बोलता है हमें तुमसे लेना है 460 और ब्रांच बोलती है नहीं हमें तुमसे लेना है 324। ये तो ना अपना एक चाइना बॉर्डर युद्ध चल नहीं रहा है, मतलब नहीं हुई है। बोल रहा है जमीन हमारी है, बोल रहा है जमीन हमारी है। हेड ऑफिस बोल रहा है हमें तुमसे लेना है, ब्रांच बोल रही है हमें तुमसे लेना है। देखते हैं इस युद्ध का हम निराकरण कैसे करते हैं। तो हमारे हाथ में है, तो हमारे हाथ में नहीं है, मोदी जी के हाथ में। तो हेड ऑफिस 460 लेना दिखा रहा है और ब्रांच 3 लेना दिखा रही है। बताओ के बैलेंसेस टेलीड हैं या रिकॉन्साइल है या डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का, आपसे पूछूं डिफरेंस कितने का तो आप क्या कहोगे बेटा। यदि मुझे मैं कहूँ कि मुझे आपसे 500 रुपीज़ लेना है, 500 रुपीज़ लेना है, मैं कह रहा हूँ आपसे, और आप कह रहे हैं कि 500 रुपीज़ बाकी हाँ आपको देना है, आप देना दिखा रहे हैं मुझे 500 और मैं 500 लेना दिखा रहा हूँ, मतलब हमारे बैलेंस है। पर मैं लेना दिखाऊँ 500 और आप भी मुझसे लेना दिखाए 300, तो डिफरेंस 200 का हुआ ना। मैं लेना दिखा रहा हूँ आपसे और आप मुझसे, आप मेरे यहाँ आपका बैलेंस डेबिट आ रहा है 500, आपके यहाँ मेरा बैलेंस आ रहा है डेबिट 300। मैं कह रहा हूँ मुझे आपसे 500 चाहिए, आप कहते नहीं आपको मुझसे 300 चाहिए, हमारा दोनों के बीच आ रहा हूँ, आप 300 दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे तो पता था आपका कुछ खराब हुआ होगा।
डिफरेंस 800 का है, अपन दोनों में डिफरेंस 800 का है। यदि मैं आपसे 500 लेना दिखा रहा था और आप 300 लेना दिखा रहे थे तो डिफरेंस क्या होता? मैं 500 लेना दिखा रहा हूँ और आप 300 ही देना दिखा रहे होते तो डिफरेंस होता, पर आप तो 300 लेना दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बेटा ऐसा हुआ है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? तो लेना दिखा रहे हैं तो 3240 प्लस डिफरेंस है 3700, दोनों के बीच में 3700 का डिफरेंस लिखा है। अरे हमने तो पढ़ाई नहीं। On 28 December 93, head office forwarded goods of the value of 3700 to the branch, which were received branch on 3rd January. अब समझ में आई? 3700 का गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच से लेना बढ़ा लिया, लेकिन ब्रांच में गुड्स नहीं पहुंचा तो ब्रांच में एंट्री पास नहीं हुई। ये दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। इट इज अ गुड इन ट्रांजिट ऑफ 3600 पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस incorporate the above balance को parent branch account as it would appear in the book। एंट्री पास करो और ब्रांच अकाउंट बनाओ एच। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इन ट्रांजिट है, ये है वो है बेटा, हम समझे। और क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा, क्वेश्चन को आपने पढ़ भी लिया होगा, और नहीं तो आप फिर से एक बार देखना बंद करके आप क्वेश्चन पढ़ लें। स्टार्ट करते ऐसा है। हम क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा बेसिक और बैलेंस रिकॉन्सिलेशन है ना बेटा। ऐसा है जैसे ये है हेड ऑफिस बुक्स, यहाँ है ब्रांच अकाउंट, और ये है ब्रांच बुक्स, यहाँ है एचओ एचओ अकाउंट। बेटा हेड ऑफिस ब्रांच से लेना दिखा रहा है 10,000 और ब्रांच देना दिखा रही है। कब बैलेंस रिकॉन्सिल कहे जाएंगे, कब बैलेंस मैच कहे जाएंगे? जब दोनों के बैलेंस हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच का बैलेंस डेबिट है, ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ कहा जाएगा दोनों के बैलेंस रिकॉन्सिल है ना। हेड ऑफिस लेना दिखा रहा है, ब्रांच एग्जैक्टली 10 ही देना दिखा रही है। हेड ऑफिस क्या डेबिट, ब्रांच क्या एग्जैक्टली क्रेडिट, तो हम कहेंगे बैलेंस रिकॉन्सिल। लेकिन यदि ब्रांच कहती है कि नहीं हमें आपको तो उधार ही देना है, हेड ऑफिस के यहाँ डेबिट चल रहा है 10,000, ब्रांच के यहाँ क्रेडिट चल रहा है 7,000। हेड ऑफिस लेना दिखा रहा है 10, ब्रांच देना दिखा रही है 3, डिफरेंस है 7 का, दोनों के बैलेंस रिकॉन्सिल नहीं है ना। और ये डिफरेंस है डिफरेंस is cash in transit from branch to, ये डिफरेंस है कैश इन ट्रांजिट फ्रॉम ब्रांच टू कैश, ब्रांच से जा रही है एचओ को, फ्रॉम ब्रांच मतलब ब्रांच से कैश रवाना हुई, ब्रांच ने कैश रेमिट करी और हेड ऑफिस को नहीं। बेटा हुआ ये होगा, डिफरेंस आया कैसे होगा? लेवल जड़ में जाए, बेस पे जाए, क्या होगा बेटा? एक्चुअल में ब्रांच भी 10 देना दिखा रही थी, दोनों के बैलेंस रिकॉन्सिल थे। इधर ब्रांच ने क्या किया, 20 ईयर एंड 31 मार्च मान के चल रहा, इस मार्च को ब्रांच ने कैश हेड ऑफिस भेजी
बेटा अभी क्वेश्चन पुराने बने हुए हैं, तब कैश ट्रेवल करके लेके जाता था, पोस्ट ऑफिस से कैश जाती थी। अभी तो सब ऑनलाइन है, आरटीजीएस वगैरह, पर हमें उस ब्रांच ने 7000 केज भेजी, पीएचओ नहीं हुआ क्या था बेटा? पहले बात तो ब्रांच ने केज भेजी, तो ब्रांच ने जब केज भेजी 26 मार्च को, तो ब्रांच तो क्या करेगी, जिस दिन उसी दिन एंट्री पास कर लेगी, क्योंकि ब्रांच क्या, ब्रांच अपनी एंट्री करेगी पीएचओ, तो यहाँ आएगा 2 कैश 7000। अब ब्रांच कितना देना दिखा रही है एचओ को, 1000, बैलेंस आ रहा है 3000। ब्रांच एचओ को देना दिखा रही है पेबल 3000, क्रेडिट बैलेंस 3। ये केस एचओ को आ गई होती तो एचओ क्या कर लेता, बाय, एचओ को कैश आती तो एचओ क्या करता, हाँ, तो यहाँ लिखता बाय कैश। हेड ऑफिस भी 3 लेना दिखा रही है, एचओ को कैश नहीं आई। 24 मार्च को ब्रांच ने एंट्री, 4 मार्च को ब्रांच ने एंट्री के पास नहीं की, क्योंकि एचओ तक 31 मार्च के दिन तक हेड ऑफिस में केस, हेड ऑफिस केस। अब हेड ऑफिस लेना दिखा रहा है 10 और ब्रांच देना दिखा रही 3। जब दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आया तो ब्रांच ने कहा भाई हमने तुम्हें कैश पहुंचाई थी, मिली कि नहीं मिली? हेड ऑफिस बोलता नहीं मिली। चेक करा तो पता पड़ा कि वो कैश अभी रास्ते में है, इन ट्रांजिट है, कहीं लॉस नहीं। बताओ ये कैश किसको मिलने वाली है? हेड ऑफिस को। बताओ ये कैश को आगे प्लानिंग में खर्च कर सकता है हेड ऑफिस, कैश उसी को मिलने वाली है। बताओ ये किसको अपनी असेट मान लेना चाहिए? हेड ऑफिस की वाली है, हेड ऑफिस की कैश का हिस्सा बनने वाली है, हेड ऑफिस की कैश बनने वाली है, और हेड ऑफिस की कैश प्लानिंग में काम उसको, कैश तो अभी एंड है और ब्रांच से निकली है जो वाली है, क्या कैश उसका जब कैश बजट बनाना हो तो प्लानिंग में रखे कि वो कैश उस तक पहुंच नहीं वाली है, इन ट्रांजिट हेड ऑफिस कर ले तो बेटा। अब हेड ऑफिस अपनी क्या पास करेगा, बैलेंस रिकॉन्सिल करना जरूरी है, कैश है उसको ब्रांच से वो कैश जमाना हो चुकी, ब्रांच की कैश में वो कैश नहीं आ रही, तो आए ना कि यहाँ कहीं भी नहीं आ रही, ब्रांच अपने यहाँ से कैश जमाना कर चुकी, ब्रांच की कैश में कम हो गया लेकिन भी नहीं मिला, तो कैश अभी कैश से बाहर हो गई, जबकि ग्रुप की कैश भली रास्ते में है तो ग्रुप कैश तो हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा, वो असेट मिलने वाली होती है वो एंट्री पास करता है। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा कैश इन ट्रांजिट ब्रांच 1000, एंट्री हुई बेटा, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच 7000, यहाँ लिखेगा वो बाय कैश इन ट्रांजिट 7। और अब हेड ऑफिस भी ब्रांच से 3 लेना दिखा रहा है और ब्रांच भी एचओ को 3 लेना दिखा रही है। एचओ के यहाँ ब्रांच का बैलेंस 3000 है डेबिट, ब्रांच के यहाँ है एचओ का बैलेंस 3 क्रेडिट। तो अब कहा जाएगा बैलेंस रिकॉन्सिल है, बैलेंस रिकॉन्सिल करने के लिए इस एंट्री करनी पड़ती है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अनदर ये है एचओ बुक्स ब्रांच अकाउंट, ये ब्रांच बुक्स एचओ अकाउंट, एचओ लेना दिखा रहा है ब्रांच से 70, ब्रांच एचओ दिखा रही है 30, डिफरेंस is due vehicle in transit from branch। व्हीकल रवाना किया है हेड ऑफिस ने, व्हीकल इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, फ्रॉम हेड ऑफिस से जा रहा है का, हेड ऑफिस डेबिट दिखा रहा है 40, ब्रांच क्रेडिट दिखा रही 30, डिफरेंस 40 का है व्हीकल इन ट्रांजिट, डीलर ऑफिस ने ब्रांच भेजा होगा, आदमी लेके निकला होगा बाइक, हेड ऑफिस ने रवाना किया 29 मार्च को,
एक्चुअल में तो ये हुआ होगा, हेड ऑफिस भी पहले तो ब्रांच से 30 लेना दिखा रहा था, हेड ऑफिस ने एक व्हीकल भेजा होगा ब्रांच को और फिक्स्ड एसेट अकाउंट उसी का रखे, तो ब्रांच टू व्हीकल 40 पर ब्रांच में 31 मार्च के दिन ये व्हीकल नहीं पहुंचा। अभी मार्च को रवाना हुआ, 21 मार्च तक पहुंच जाना था, पर वो जो व्हीकल लेके निकला कहीं गड्ढे में गिर गया, दारू पी के चला रहा होगा या जो भी होगा, सामने कुछ देख लिया होगा, पता नहीं किसको देख लिया होगा, जो ध्यान उधर चला गया और वो गड्ढे में गिर गया। अब वो एक दिन पड़ा रहा। अब 31 मार्च को व्हीकल कहाँ है? व्हीकल इन ट्रांजिट, व्हीकल इन गड्ढा नहीं, व्हीकल इन ट्रांजिट। ना कि वो गड्ढे में पड़ा था तो हम लिखते व्हीकल इन गड्ढा, नहीं बेटा, व्हीकल इन ब्रांच को बता व्हीकल किसको तो अपनी असेट मान लेना चाहिए, बेहतर है ये एंट्री ब्रांच कर ले, बेहतर है। एचओ भी कर सकता है, यदि क्वेश्चन कहते हैं एचओ में करो तो हम एचओ में कर देंगे व्हीकल इन ट्रांजिट ब्रांच 40 यहाँ पर बाय व्हीकल इन ट्रांजिट ऐसा, और बाद में जब व्हीकल पहुंच जाएगा अगले साल फिर ब्रांच व्हीकल इन ट्रांजिट। जब व्हीकल ब्रांच को अगले साल पहुंच जाएगा तो हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांच को डेबिट दे देगा और व्हीकल इन ट्रांजिट जो डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देगा। और ऐसा क्यों करा जाए? ऐसा हेड ऑफिस कर सकता है। ये क्वेश्चन कहते हैं कि हेड ऑफिस में एंट्री पास करो तो कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल क्या है, ठीक क्या है, सही क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेफरेबल है, इस प्रेफरेबल कॉड asset in transit in the books of रिसिपिएंट प्राप्तकर्ता। ये मेरा ओपिनियन तो है और लॉजिकल है, प्रेफरेबल है। बेटा यदि क्वेश्चन कह दे कि नहीं हेड ऑफिस में एंट्री पास करना है तो फिर हेड ऑफिस में पास कर दो व्हीकल इन ट्रांजिट टू ब्रांच। भेजते वक्त एंट्री की थी ब्रांच टू व्हीकल, अब वो ब्रांच को नहीं मिला और क्वेश्चन हेड ऑफिस में एंट्री पास करनी है, व्हीकल इन ट्रांजिट टू ब्रांच कर दो। ब्रांच में कुछ मत, हेड ऑफिस में भेजने की एंट्री की थी, हेड ऑफिस में वापस की। लेकिन प्रेफरेबल क्या है? ये व्हीकल ब्रांच को मिलने वाला है तो ब्रांच इन द बुक्स का ब्रांच क्या होना चाहिए? बस एक दो दिन बाइक हेड ऑफ ब्रांच पहुंचने वाली है तो ब्रांच उसको अपने ले व्हीकल इन ट्रांजिट एचओ एंट्री पास कर ले। यहाँ क्या पोस्टिंग हो जाएगी? बाय व्हीकल इन ट्रांजिट 40,000 और बैलेंस अब हेड ऑफिस ने एंट्री पास नहीं की ना, अपने ब्रांच में की। हेड ऑफिस कर सकता है पर बेहतर है ब्रांच करे, ब्रांच करेगी तो हेड ऑफिस क्या 70 डेबिट, ब्रांच का 70 क्रेडिट। इस तरह से और भी कोई रीजन है, डिफरेंस आ सकता है, के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। जैसे डायरेक्ट पेमेंट पेड बाय ब्रांच डेटर हेड ऑफिस but not recorded in branch। एचओ ने क्या किया? कैश या बैंक डेबिट कर लिया। एचओ में क्या हुआ होगा? एचओ ने एंट्री कर ली होगी कैश डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच को करनी थी एचओ टू डेटर, कैसे एंट्री करनी थी? डेटर कम किसके होंगे? ब्रांच की। कैश किसकी बढ़ेगी? एचओ की। ब्रांच के डेटर ने पेमेंट डायरेक्ट एचओ को कर दिया तो एचओ को कैश डेबिट कर और डेटर क्रेडिट होंगे ब्रांच में क्योंकि अकाउंट ब्रांच में खुला हुआ है और कैश डेबिट होगी एचओ में क्योंकि एंट्री होनी थी। पर यदि ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ मतलब एंट्री ब्रांच ने नहीं,
एचओ ने तो ब्रांच को क्रेडिट दे दी, एचओ ने तो ब्रांच से लेना कम कर दिया, पर ब्रांच ने भी देना कम एचओ में, फिर बाद में ब्रांच में इसकी एंट्री कौन करेगा? अच्छा, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? यस, हेड ऑफिस एंट्री कर लेगा केस टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्रेडिट दे दी, लेना कम कर दिया, पर ब्रांच ने देना कम नहीं किया, जबकि कम कर देना था, एचओ टू लेटर कर देना था, नहीं किया, बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा, तो हमें ब्रांच में एचओ लेटर एंट्री बाद में पास, बैलेंस को ऐसा करना। ऐसे और भी रीजन होते हैं, मैं कितने बताऊं, क्या क्या बताऊं। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं नंबर 14, सॉरी 13, हमने पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया बेटा क्या? हाँ पढ़ लिया था, है ना? यहाँ पर 3700 का गुड्स, हेड ऑफिस फॉरवर्डेड गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 3700 टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने भेजा किसको? ब्रांच को, तो इसकी एंट्री कौन करेगा? गुड्स किसको मिलने वाला है? ब्रांच को, तो बेहतर एंट्री कौन करे? ब्रांच करे, यदि ब्रांच को करना, ब्रांच को मिलने, देखते हैं पास एंट्रीज ऑफ हेड ऑफिस कॉर्पोरेट अबाउट मेंशन ट्रायल बैलेंस, खैनी की एंट्री कहाँ करनी है? हम क्या मान ली एंट्री, अब चूंकि ब्रांच की बुक हेड ऑफिस पूछ, हम इस ब्रांड की एंट्री इसमें भी कर सकते हैं, ब्रांच ऐसा बोला होता ना, पास एंट्री, एंट्री ब्रांच में कर देते, ब्रांच की बुक्स हम गुड्स ब्रांच की एंट्री करेंगे, हेड ऑफिस में ही इंटेंशन है। यहाँ पर वाला ट्रायल बेस हमको, बेटा देखो, हेड ऑफिस ब्रांच से लेना दिखा रहा है 46 ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस आ रहा है, लेना दिखा रही है 3, तो डेबिट डेबिट, अब एक को एंट्री पास करनी पड़ी ट्रांजिट। मान लो यदि एंट्री हेड ऑफिस कर लेता है, जैसा क्वेश्चन डिमांड है, ट्रांजिट टू ब्रांच 37, क्या होगी ब्रांच में, ट्रांजिट टू ब्रांच, तो ब्रांच में बाय, अब देखो 3300 माइनस 460, देखो ये भी आ गया, अब ब्रांच ऑफिस से लेना दिखा रहा है 3 to 4 को, और हेड ऑफिस ब्रांच को लेना दिखा रहा है 3 to 4, क्या हो गए? की एंट्री आप कहीं भी बैलेंस रिकॉर्ड जाएगा दोनों के, हम हेड ऑफिस में कर लेते हैं ना, ठीक है बेटा, अब हम हेड ऑफिस में एंट्री पास करते हैं, हेड ऑफिस में हम सारे आइटम लाने के लिए नंबर 1 एंट्री क्या करें बेटा? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आपका मॉड्यूल ने किया ट्रेडिंग अलग पीरियड अलग, फिर तो हम ट्रेडिंग में क्या क्या लाते हैं? ओपनिंग स्टॉक, फिर हम स्टॉक लाएं, मैंने आपको समझाया था, अभी आया था मैं समझा कि क्या बोला था मैं, ब्रांच स्टॉक वाला, ब्रांच परचेज लाऊं, ब्रांच गुड्स फ्रॉम एच, मैं जानता हूँ कि अभी पहले वही बेसिक देखा, पर मुझे आपकी मेमोरी पता है कि कितनी शानदार है, कब तक आपका रिटेंशन, बता रहा हूँ बेटा। एक तो ये कि स्टॉक ये लाऊं, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच से लाऊंगा तो क्या एंट्री करूंगा, ये अकाउंट मेरे इसमें लाऊंगा एचओ की बुक में, ये टू अकाउंट कहाँ से आए? ब्रांच से, तो ब्रांच करूंगा, तो बाद में ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट करूँ, और ये सारे अकाउंट ब्रांच ब्रांच फ्रॉम, बेटा ब्रांच स्टॉक डेबिट भी किया, उसी वक्त वापस क्रेडिट, परचेस को डेबिट करके वापस क्लोज करना पड़ा, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, ये डेबिट, फिर ये हम ना इसको डेबिट करें, ना इसको डेबिट, ना इसको डेबिट, ना इसको क्रेडिट, एंट्री पास कर दें, इन सब क्या कर दें? ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच पी, आई होप अब तो समझ में आ ही गया होगा, आप इतने ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट, क्या क्या आया?
स्टॉक 6000, परचेज 97 एंड फ्रॉम HOB ब्रांच के लिए परचेज जैसा है, फ्रॉम डेबिटेड टू ब्रांच। बेटा ये सब ब्रांच ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा, परचेज डेबिट, सब का कंबाइन कितना होगा बेटा, प्लस 97 प्लस अब बेटा ब्रांच में क्रेडिट में क्या क्या है, एक तो सेल है, अच्छा सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट होती है, यहाँ पर ब्रांच ट्रेडिंग ट्रेड करना है क्या क्या, सेल्स ऑफ रुपीज 138, और बेटा गुड्स फ्रॉम HO ब्रांच के लिए परचेज जैसा है तो गुड्स रिटर्न टू सप्लाई टू HO टर्न, क्रेडिटेड ट्रेडिंग 138 प्लस 6 38 प्लस 34, सेल वगैरह ब्रांच ट्रेडिंग क्रेडिट होगा और ब्रांच डेबिट होगा बेटा 140। अब ट्रेडिंग में आप देखें ना, ट्रेडिंग में क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक डेबिट हो, परचेज डेबिट, डेबिट, सेल ट्रेड हो गई और रिटर्न क्रेडिट हो गया, ट्रेड हो गया है। अब क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग करना पड़ता है ना बेटा, गारंटी होती स्टॉक टू ट्रेडिंग, ब्रांच ट्रेडिंग। ध्यान रखना ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक हम ला चुके हैं, एसेट लाते वक्त ये स्टॉक लाने की जरूरत पड़ेगी, कितना है 77, नरेशन लिख लिख के मैं थक गया, a branch order। बेटा देखो आप क्या आ गया होगा, हाँ वर्किंग बनाएंगे बेटा, देखो क्रेडिट साइड में क्या क्या आ रहा है, ट्रेडिंग में ये क्रेडिट, ट्रेडिंग में बेटा क्या क्या है देखो, सेल और परचेज क्रेडिट और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, ये बेटा क्रेडिट है, ये ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ, ये ट्रेडिंग भी क्रेडिट हुआ, तो ये क्रेडिट साइड 144 प्लस 140 प्लस 77 क्या है क्रेडिट, माइनस 1,16,800 डेबिट, 34,900 क्या आ गया जीपी, क्या करें ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट करें, ब्रांच ट्रेडिंग से डेबिट 900, ब्रांच पीएल लेकर जाएं, ब्रांच पीएल आप पोस्टिंग देख लेना, आई होप कि आपको इतनी आती होगी, ट्रेडिंग में डेबिट और पीएल में क्रेडिट, तो ट्रेडिंग में डेबिट आ जाएगा, पीएल में क्रेडिट आ गया, और जीपीएल की क्रेडिट में आता ही है, आ गया नरेशन लिख लिख के मैं क्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ब्रांच और
तो हमने इस क्या किया ब्रांच ट्रेडिंग से डेबिट करके पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। आपने चेक भी कर लिया होगा कि जीपी सही आया, हाँ सही आया, ओके। अब बेटा क्या किया जाए, क्या क्या भेजा जाए प्रॉफिट एंड लॉस में? सैलरी, रेंट, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं। तो क्या किया जाए, ये 4 चीजें। तो इसके लिए वैसे देखिए मैंने क्या बताया था, मैं फिर से बताता हूँ, फिर से नहीं बेटा, मैं अब डायरेक्ट बताऊँ या डिटेल में बताऊँ? मतलब डायरेक्ट मतलब मैं सीधे ब्रांच पीएल डेबिट कर देता हूँ ना। अब सारे एक्सपेंस कहाँ डेबिट होता है? ब्रांच पीएल। तो ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच। नरेश में छोड़ दो बेटा, मुझे मैं थक गया। एक तो नंबर 1 सैलरी, गलती से बेटा वो टीबी के क्रेडिट में आ रही है, एक्चुअली टीबी गलत बना है, वो टीबी के क्रेडिट में नहीं है, एक्चुअली डेबिट है। 4500 प्लस रेंट 1 2 3 4 5 1960 19 प्लस 1960 का रेंट है, प्लस सन्ड्री एक्सपेंसेस 1470 प्लस 1470 प्लस डेप्रिसिएशन 400, कुल 8330। ये एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस, गलती हो तो बेटा टोटल आप करके ठीक लिख देना, 888330। इनका क्या किया जाए बेटा, इस 8330 को क्या किया जाए? ये सारे एक्सपेंसेस हैं, नरेशन में क्या आएगा, बिंग ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ब्रांच पीएनएल। तो 8330 इसका नरेशन में ब्रेकअप आ जाएगा, 8330 के खर्चे ब्रांच पीएल में क्या कर दिए गए, डेबिट। इसमें डेप्रेशन भी आ गया, सैलरी भी आ गई, रेंट भी आ गया, सन्डे एक्सपेंस भी आ गए। वो गलती से वो प्रिंटिंग में सैलरी क्रेडिट में आ गई, पर एक्चुअली सैलरी वो क्रेडिट में है नहीं, वो डेबिट में होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट जीपी 34,900 जीपी था, 34,900 का बेटा जीपी था, माइनस 8330 के एक्सपेंसेस, 26,570 का नेट प्रॉफिट आया। ये नेट प्रॉफिट ब्रांच पीएल से डेबिट होगा, ब्रांच पीएल से डेबिट 26,570 का प्रॉफिट ब्रांच पीएल से डेबिट टू एचओ पीएनएल। बेटा इस पीएनएल को क्या करेगा बेटा, ब्रांच के पीएनएल से डेबिट करके अपने पीएनएल में क्रेडिट कर लेगा, ब्रांच पीएनएल से डेबिट और अपने पीएनएल में क्रेडिट। बिंग नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच टेकन टू HOP&L या रिकॉग्नाइज इन HOP&L। बेटा ये ब्रांच के जितने भी नॉमिनल आइटम थे उनको हमने ट्रेडिंग पेल के थ्रू ले लिया। अब क्या करें, अब वहां से कौन से अकाउंट लाना बचे, रियल और पर्सनल? नॉमिनल लाने की जरूरत है नहीं, उसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट आ गया। हमने उस प्रॉफिट को क्या करा, एक तरह से HOPL में क्रेडिट कर ही दिया है। अब हमें लाना बचा है वहां से असेट्स और लाइबिलिटी, और असेट में भी बेटा स्टॉक तो ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक 2 हम क्या कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक 2 कर ही चुके हैं। तो अब क्या करें, अब दूसरी असेट ले आते हैं। क्या क्या असेट लेके आते हैं, ओपनिंग स्टॉक तो लाएंगे नहीं क्योंकि वो तो बिक चुका है। नंबर 1 डेटर, ब्रांच डेटर डेबिट, ब्रांच डेटर डेबिट 3700, ब्रांच कैश एट बैंक डेबिट 1780, ब्रांच फर्नीचर डेबिट 600। बेटा इसमें डेप्रेशन लगा हुआ है, मैंने समझा दिया 3 बार। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक लाऊं क्या यहाँ पर, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक बेटा ऊपर आ तो चुका है, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो क्लोजिंग स्टॉक वहीं ले लिया था जीपी निकालने के लिए, तो ब्रांच स्टॉक लाने की जरूरत नहीं, ऊपर आ चुका। टू ब्रांच, ये हम ब्रांच की सारी असेट लिया, कुछ छूटा तो नहीं है। ओपनिंग स्टॉक तो आता नहीं, वो तो एक्सपेंस से राइट हो चुका। सिर्फ डेटर आ गया, कैशियर बैंक आ गया, फर्नीचर आ गया। ठीक है बेटा, टोटल 3700 प्लस 1780 प्लस 6000 11480। और अब लाइबिलिटी लाते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट
टू ब्रांच क्रेडिटर, टू ब्रांच क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स हैं ₹1850 के, बस ठीक है बेटा। क्रेडिटर भी आ गए, लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही था क्रेडिटर, और गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट तो बेटा ब्रांच में ही नहीं। यदि गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट ब्रांच ने खोला होता तो हमें यहां पर गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट भी ब्रांच से लेकर आना होता 3700 का। इसका मतलब अल्टीमेटली तो वो हेड ऑफिस में आना ही है, आज नहीं तो कल। हमने सीधे ऊपर एच में खोल रखा है, नहीं खोला, हमने बात की थी करने की, अब कर लेते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच हमने एंट्री पास की थी ना, 3700 से करनी है अपने को, वो हम कर लेते हैं बेटा। ब्रांच के बैलेंस को रिकॉन्सिल करने के लिए हमने एंट्री लिखी थी पर की नहीं, वो रफ में लिखी थी हमने, नहीं लिखी ना अपने बेटा। हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस ने एंट्री हेड ऑफिस में पूछी है तो हम इसकी एंट्री हेड ऑफिस में कर रहे हैं। ब्रांच भी कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कर रहा हूँ हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस कर रहा है तो क्या कर रहा है, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट 3700 टू ब्रांच, हमने डिस्कस की थी, रफ में लिखी भी होगी। ये हमने गुड्स इन ट्रांजिट एचओ में रिकॉर्ड कर लिया, बैलेंस रिकॉन्सिल भी हो गया, हमने अकाउंट बना के बता भी दिया था कि रिकॉन्सिल हो गया। तो ये हो गया गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। बेटा ये ब्रांच ने एंट्री पास की होती तो ब्रांच एंट्री क्या पास करती, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, तो किसके यहाँ बुक्स में अकाउंट खुल जाता, ब्रांच में खुल जाता, और ब्रांच में खुल जाता ये तो ब्रांच में एक नई सेट हो जाती गुड्स इन ट्रांजिट। तो हम जब असेट लाते वहाँ से कैश फर्नीचर और डेटा लाते तो वहाँ से गुड्स इन ट्रांजिट भी लाना पड़ता, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट यहाँ नहीं खुलता, ये नहीं खुलता, तो यहाँ पर आता वो। बट बेटा मैंने समझा दिया, अब आपको 2-3 बार सुनकर समझना चाहिए, कोशिश खुद से करना चाहिए। पर मैंने आपको बताया कि चूंकि क्वेश्चन ने एंट्री हेड ऑफिस में पूछी है तो मैंने गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कहाँ कर दी, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच एंट्री हेड ऑफिस में ही कर दी है। तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट एचओ में खुल गया। यदि ये ब्रांच में खुला होता तो ब्रांच में एक अकाउंट खुला होता, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ एंट्री ब्रांच करती तो भी बैलेंस रिकॉन्सिल हो जाता, फिर हेड ऑफिस नहीं करता गुड्स इन ट्रांजिट। अब वहां पर एक अकाउंट खुल गया ब्रांच में गुड्स इन ट्रांजिट उसकी बुक्स में, तो जब ब्रांच से सारी सेट लेते तो बेटा ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर और ब्रांच गुड्स इन ट्रांजिट भी लेना पड़ता ऊपर अपने को, ठीक है। ठीक है, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच एंट्री हो गई है बेटा। अब ये हो गया, बस सारी एसेट आ गई, लाइबिलिटी आ गई, सारे नॉमिनल अकाउंट भी आ गए, बस। अब उन्होंने पूछा है, एंट्री तो हो गई है। इन हेड ऑफिस बुक्स ब्रांच अकाउंट पूछा है, हेड ऑफिस के बुक्स में क्या पूछा है, ब्रांच अकाउंट। बेटा हेड ऑफिस ब्रांच से लेना दिखा रहा था टू बैलेंस बीडी, हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच का बैलेंस डेबिट आ रहा था 460 डेबिट, और सबसे पहली एंट्री में वो लिख रहा हूँ ना, बाय गुड्स इन ट्रांजिट, देखिए जो हमने एंट्री की थी ना नंबर 9th, बाय गुड्स इन ट्रांजिट एचओ ने पास कर ली 3700। देखिए ये करते ही एंट्री दोनों की मतलब बैलेंस रिकॉन्सिल हो गया। अब देखो एचओ अब कितना देना दिखा रहा है ब्रांच को, 460 डेबिट था मतलब लेना दिखा रहा था, माइनस 3300। अब हेड ऑफिस भी ब्रांच को 3240 देना दिखा रहा है। इस एंट्री के बाद हेड ऑफिस ब्रांच को 3240 देना दिखा रहा है और ब्रांच 3240 लेना दिखा रही है ना, 3240 मतलब इस एंट्री के बाद बैलेंस क्या हो गए, रिकॉन्सिल हो गए। मैंने 9th एंट्री की पोस्टिंग सबसे पहले कर दी है जस्ट टू क्लियर कि बैलेंस रिकॉन्सिल हो गए एंट्री हेड ऑफिस में करते ही। बट अब आपको ये जो सारी एंट्री है इसकी पोस्टिंग कर लो ना, पोस्टिंग आप कर लोगे तो ये अकाउंट डेली हो जाएगा। आई होप इसकी एंट्री इसकी पोस्टिंग तो आप कर ही लोगे, पोस्टिंग करते ही आपका ये अकाउंट डेली हो जाएगा। कुछ तो करो बेटा। अब ये करने के बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप बेटा क्या कीजिए, मॉड्यूल पे आइए, मॉड्यूल स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर निकाल के रखा था, कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन है क्या, 5th शायद यही है।
बहुत लकी है कि मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके मॉड्यूल का है जिसमें सॉल्यूशन है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया है, धड़ाधड़ सॉल्यूशन कॉपी कर लेंगे। तो बेटा करते ही क्यों, ऐसा करने की जरूरत ही क्या है, कहाँ आपके नंबर वहाँ आईसीए देने वाला है इसका। मत करना, कॉपी करने से अच्छा है मत करना बेटा, अपने आप से बेईमानी मत करो। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्टडी मॉड्यूल का, कानपुर ब्रांच सबमिट्स द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू इट्स हेड ऑफिस। मिला क्वेश्चन नंबर 31 मार्च 2013 कानपुर ब्रांच, ये आपके मॉड्यूल में कहाँ है पता नहीं मुझे, पर मॉड्यूल में है। ऑन 31 मार्च 13 कानपुर ब्रांच सबमिट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ इट्स हेड ऑफिस। बेटा इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं हमने जो पढ़ा उसके अलावा, देखिए वही सब चीज़ें दी हुई है। पूछा क्या है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। कुछ एंट्री इन्होंने कहाँ पूछ ली है, कुछ एंट्री ब्रांच में पूछ ली है, तो आपको कुछ एंट्री ब्रांच में करनी पड़ेगी। फिर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, वो तो आप बना सकते हो सिंपल ट्रेडिंग पी&एल। सिंपल फाइनल अकाउंट मतलब सिंपल ट्रेडिंग पी&एल बनाना है वो आप बना लोगे। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट द होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। होल ऑफ द मतलब पूरा ट्रायल बैलेंस आपको लेना है, रियल नॉमिनल पर्सनल तीनों अकाउंट, मतलब जो हमने अभी एग्जांपल जो सॉल्व किया ना वो इसी को देखकर किया था। होल ऑफ द ट्रायल बैलेंस मतलब रियल और नॉमिनल बाद में लिए थे पहले, सॉरी रियल और पर्सनल बाद में लिए थे, पहले वहाँ का परचेज, सैलरी, ओपनिंग स्टॉक, सेल वो अकाउंट लिए थे ना अपन ने, तो सारे नॉमिनल अकाउंट भी लेंगे, रियल भी लेंगे, पर्सनल भी लेंगे, पर तरीका हमारा क्या होगा, इनसे मैच करेगा। मैंने इनके तरीकों को देखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का है कि, तो इसमें ब्रांच में एंट्री क्या पास करनी मैं बता दूं, वही मैंने आपको बताया ना कि यदि ब्रांच में जो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच में करी होती तो ब्रांच करता गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट कहाँ खुल जाता, ब्रांच में खुल जाता, और बैलेंस रिकॉन्सिल हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उन्होंने ब्रांच की उसमें एंट्री पूछी है तो आप गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कहाँ करोगे, यदि होता तो ब्रांच में करोगे। तो ब्रांच से जब असेट आएगी, ब्रांच केज, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच डेटर, तो एक अकाउंट और आएगा ब्रांच गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट असेट किसने मान रखी है, ब्रांच ने। ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा समझने के लिए। अपने आप से बेईमानी बिल्कुल मत करना बेटा, ये क्वेश्चन को बगैर देखे सॉल्व करने की कोशिश करना कि होता है कि नहीं होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इसमें, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, हाउ टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। ओके बेटा ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। बेटा बस वैसे तो इसके है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया, फिर एक क्वेश्चन करा दिया, फिर एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, इतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, और हर वैरायटी में बहुत बहुत क्वेश्चन है, तो हम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। आपको उसके बाद में होमवर्क में कुछ और क्वेश्चन दे दूंगा, पर अभी के लिए इतना काफ़ी, अभी तो मतलब इस इनकॉर्पोरेशन में इतना काफ़ी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ना बेटा, ये आपके इधर भी तो है, ये अपने नोट्स में भी है, क्वेश्चन नंबर 15, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी मैंने यदि आपको ये नहीं बताया होता कि मॉड्यूल का है तो आपको कॉपी करने का मौका नहीं मिलता, मुझे ये दिखाना था ये करके लाओ, कुछ तो ईमानदारी से करते ना, पर ईमानदार बच्चे तो अभी भी यहीं से करेंगे, और बेटा बेईमान बच्चों को जरूरत ही नहीं कुछ करने की, कुछ जरूरत नहीं कि वहाँ से कुछ देख के करो, करो तो मन से करना, नहीं तो बेटा ये करने का, ड्रामा करने का मतलब ही नहीं है। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको करना है 15 होमवर्क में, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब बेटा अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम बेटा हमने दो चीज़ पढ़ ली, एक पढ़ लिया ब्रांच के बैलेंसेस क्लोज कैसे किया जाए, एक पढ़ लिया कि एचओ की बुक्स में एंट्रीज कैसे पास की जाए, इनकॉर्पोरेशन। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड एस्पेक्ट, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। देखिए बेटा हेड ऑफिस है, इसकी एक है कानपुर ब्रांच और एक है पुणे ब्रांच।
ठीक है बेटा। हुआ ये, कानपुर ब्रांच को केस की जरूरत पड़ी। उसने हेड ऑफिस से कहा कि केस दो। हेड ऑफिस ने कहा कि जो पुणे ब्रांच है ना, वहां एक्सेस केस है, वो हमें केस भेजने वाला है, बेहतर है तुम केस वहीं से मंगा लो, या जो भी हो। हुआ ये, पुणे ब्रांच ने केस भेजी, केस सेंड बाय पुणे ब्रांच टू कानपुर ब्रांच, ₹70,000। 70,000 की केस पुणे ब्रांच ने कानपुर ब्रांच को भेजी। इसको कहते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांचेस अंडर सेम हेड ऑफिस, जिसके हेड ऑफिस एक है, वो ब्रांचेस के बीच में यदि होता है ट्रांजेक्शन तो उसको बोलते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। अब बेटा इसकी अकाउंटिंग क्या करें, इसकी अकाउंटिंग कैसे हो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको अभी तो मैंने क्या बताया, क्या होता है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांचेस अंडर सेम हेड ऑफिस, किसी एक ही हेड ऑफिस में आने वाली कई सारी, तो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन अरे बेटा इसकी जरूरत क्या लिखने की, आप लिख लो, चलो लिखने का शौक है ना आपको, लिखो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शंस बिटवीन ब्रांचेस, ट्रांजेक्शंस बिटवीन ब्रांचेस अंडर सेम हेड ऑफिस मैनेजमेंट। एक ही हेड ऑफिस के मैनेजमेंट में आने वाली कई सारी ब्रांचेस के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। बेटा इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन मतलब ब्रांच एक से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच, हम ऐसा लें, वो नाम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कानपुर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, आगरा, पता नहीं क्या क्या, क्या लेना, ABC या सिटी का नाम, पर आप यहाँ हो नहीं तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ। ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच, 3 ब्रांचेस हैं, इजी पड़ता है। बेटा ए ब्रांच ने केस भेजा बी ब्रांच को, या तो एक तरीका तो वो है जो मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है तो मैं नहीं बताता, तो मैं वही तरीका बताता हूँ जो मॉड्यूल में दिया हुआ है। क्यों बताऊँ वो तरीका जो मॉड्यूल में दिया हुआ ही नहीं है, क्यों हेडेक लूँ, पहले ही इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है, पहले ही इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर 5 चैप्टर है, उसके अंदर और कितनी वैरायटी बताऊँ, तो मैं नहीं बताता। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप प्लीज़ बता दो ना, तो मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। एक तरीका ये है जो मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है, ब्रांचेस आपस में लिख ले अपने अपने ट्रांजेक्शन, हेड ऑफिस दूर से देखता रहे और कहेगा भाई तुम आपस में निपटो, तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा बी ब्रांच टू कैश, क्योंकि ए ब्रांच ने कैश भेजा है तो ए ब्रांच बी से लेना दिखाएगा, बी को बना लेगा अपना रेटर, बी ब्रांच टू कैश, और बी ब्रांच क्या करेगी, कैश टू ए ब्रांच, दोनों अपने एक दूसरे का अकाउंट खोलेगी। लेकिन ये तरीका मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है कि ब्रांचेस आपस में ही ट्रांजेक्शन कर ले और हेड ऑफिस दूर से मतलब देखता रहे कि भाई क्या हो रहा है। इस वजह से तो हेड ऑफिस चाहता है कि इन ब्रांचेस के बीच जो हो रहा है ट्रांजेक्शन उस पर हेड ऑफिस का नियंत्रण रहे, कंट्रोल रहे। तो उस केस में हेड ऑफिस कहेगा कि तुम आपस में लेन देन करो, कैश का, गुड्स का, फर्नीचर का, BR का वगैरह का, जो भी लेन देन करना है करो, लेकिन उसकी अकाउंटिंग हमारे थ्रू होगी, उसकी अकाउंटिंग डायरेक्ट नहीं होगी आपकी। इसका मतलब ए ब्रांच जब बी को कैश भेजेगा तो क्या होगा, ए ब्रांच बी को कैश भेजेगा तो ये नहीं मानेगा कि उसने ए ने बी को भेजा, ए मानेगा, ए ब्रांच मानेगी उसने हेड ऑफिस को कैश भेजा, हेड ऑफिस को भेजा, और हेड ऑफिस यही मानेगा कि ए ब्रांच से कैश आया और फिर उस हेड ऑफिस ने कैश बी ब्रांच को भेजा, ऐसा माना जाएगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए ब्रांच क्या एंट्री पास करेगी, HO टू कैश, बी ब्रांच क्या करेगी, कैश टू HO, और HO क्या करेगा, एक मिनट ऐसे तो नहीं समझ में आता है, हेड ऑफिस को कैश किससे मिली है, ए ब्रांच से, तो हेड ऑफिस ए ब्रांच से लेना कम करेगा, और हेड ऑफिस ने कैश भेजी किसको है, बी ब्रांच को, तो लेना बी से बढ़ा देगा, तो हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा B2 कैश, नहीं B2A,
हेड ऑफिस बी को डेबिट करेगा, बी ब्रांच को डेबिट देगा, उससे लेना बढ़ाएगा, और ए ब्रांच को क्रेडिट देगा, ये मानते हुए कि ए से कैश आ गया। तो यदि हेड ऑफिस कंट्रोल चाहता है ब्रांच इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन पर, तो वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे थ्रू हेड ऑफिस। इफ क्या होगा, लिखिए, लिखिए। अब मैं भी लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जो पेंसिल है वो डिस्चार्ज हो गई। लिख ले बेटा। इफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस, if inter-branch transactions are to be recorded through head office, are to be recorded through head office, ब्रैकेट में to be rotated through head office या to be recorded at head office, inter-branch transaction are to be recorded through head office for control over inter-branch transaction, for control over inter-branch transaction. Then general entries will be as under, general entries will be as under, जनरल एंट्रीज विल बी एज अंडर। ठीक है, तो आप लिखिए फॉर एग्जाम्पल ए ब्रांच रेमिटेड कैश टू बी ब्रांच, ए ब्रांच सेंड कैश टू बी ब्रांच या रेमिटेड कैश टू बी ब्रांच। ए ब्रांच ने, लिखिए, ए ब्रांच ने कैश बी ब्रांच को भेजी, ए ब्रांच रेमिटेड कैश टू बी ब्रांच, ये है ट्रांजेक्शन, ये है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। अब लिखो इन द बुक्स ऑफ एच, क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ ए ब्रांच लिखो, एंट्री हम ये लिख रहे हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए ब्रांच, लिखो पहले इन द बुक्स ऑफ ए ब्रांच, लिखा, अरे लिखो इन द बुक्स ऑफ ए ब्रांच क्या एंट्री होगी, ए ब्रांच से कैश गया है ना, ए ब्रांच से कैश बी को गया है, तो ए क्या करेगा, हेड ऑफिस टू कैश, हेड ऑफिस टू कैश। नरेशन में क्या लिखेगा, नरेशन में ये नहीं लिखेगा कि कैश हेड ऑफिस भेजी, नरेशन में रियलिटी आएगी, इसीलिए तो नरेशन की वैल्यू है कि एंट्री से कई बार ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं होता, वो नरेशन से होता है, इसीलिए नरेशन की वैल्यू है। तो नरेशन में क्या आएगा, कैश रेमिटेड टू बी ब्रांच, कैश रेमिटेड टू बी ब्रांच, ये लिखेगा ए ब्रांच, ए ब्रांच ने अपने यहाँ लिखा एच टू कैश, नरेशन में लिखा कैश रेमिटेड टू बी ब्रांच। अब इन द बुक्स ऑफ बी ब्रांच, बी ब्रांच की बुक्स में एंट्री क्या होगी, लिखो इन द बुक्स ऑफ बी ब्रांच, लिखा इन द बुक्स ऑफ बी ब्रांच, बी ब्रांच क्या लिखेगी, कैश अकाउंट डीआर टू हेड ऑफिस, कैश अकाउंट डीआर टू हेड ऑफिस, मतलब कैश उसको आई वैसे है, ए ब्रांच से लिखा उसने क्या है कि जैसे हेड ऑफिस से आई हो। तो यहाँ पर नरेशन में क्या लिखेंगे, बी ब्रांच क्या लिखेगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए ब्रांच, यहाँ आएगी रियलिटी, बी ब्रांच लिखेगी नरेशन में कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए ब्रांच, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ बी ब्रांच। और तीसरा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री क्या होगी, लिखो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को कैश किससे मिली, और वो कैश ने हेड ऑफिस ने किस ब्रांच से लेकर किस ब्रांच को पहुंचा दी, ए ब्रांच से लेकर बी ब्रांच को पहुंचा दी। तो हेड ऑफिस किसको देगा क्रेडिट, किसको देगा डेबिट, जिसको कैश भेजी उसको देगा डेबिट, क्योंकि उससे कैश लेना पड़ेगा, उससे का बैलेंस बढ़ाएगा, उससे लेना बढ़ाएगा, और जिस ब्रांच से कैश आई उसको देगा क्रेडिट। तो ए ब्रांच एंट्री पास करेगा बी ब्रांच टू ए ब्रांच, ए एंट्री पास करेगा बी ब्रांच टू ए ब्रांच। नरेशन में क्या लिखेगा, यहाँ ए ने, हेड ऑफिस ने क्या किया, बी से लेना बढ़ा दिया क्योंकि कैश बी को गई है, और ए से लेना कम कर दिया क्योंकि कैश ए से रवाना हो गई है। नरेशन में क्या लिखेगा, कैश रेमिटेड बाय ए ब्रांच टू बी ब्रांच, कैश रेमिटेड बाय ए ब्रांच टू बी ब्रांच, कैश लिमिटेड बाय ए ब्रांच टू बी ब्रांच। आया समझ में, ठीक है बेटा, इस तरह से अकाउंटिंग होगी। मतलब यहाँ पर बीच में कौन कूद पड़ा, हेड ऑफिस, कि बताइए नहीं तुम ट्रांजेक्शन करो लेकिन मेरे थ्रू रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और पर्पस क्या है, हेड ऑफिस चाहता है कि ब्रांच में जो भी कुछ होता रहे लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण रहे, कंट्रोल रहे। नहीं तो हेड ऑफिस ने कैश, किस ब्रांच ने कैश कहाँ पहुँचा दी, उसने कैश कहाँ पहुँचा दी, कहीं कैश एक्सेस पड़ी है, कहीं कैश कम पड़ रही है, तो
जहाँ के एक्सेस है वो हेड ऑफिस को पता तो होगी कहाँ पर क्या केस की पोजीशन चल रही है। तो हेड ऑफिस की निगाहों में ये ट्रांजेक्शन आए, इसलिए हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच के ट्रांजेक्शन को, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन को अपने थ्रू रोटेट करवाता है। ठीक है बेटा, तो अब इसको लेकर के जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको हम पढ़ लेते हैं, आज पढ़ लेते हैं, सॉल्व वाली बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक कलकत्ता हेड ऑफिस, क्वेश्चन नंबर 17, ए कलकत्ता हेड ऑफिस passes one entry at the end of each month to adjust the position arising out of inter branch transaction during the month। हेड ऑफिस कलकत्ता में है, passes one entry, आगे क्वेश्चन में गड़बड़ भी की है उसने, अभी तो बोल रहा है वन एंट्री और लास्ट में क्या लिखता है, पास एंट्रीज, ऊपर लिखता है वन एंट्री पास करता है और नीचे लिखा है पास एंट्रीज, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने से मिस्टेक हो गई है, पर हमें उतनी मिस्टेक पर ध्यान नहीं देना है, जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट उस पर ध्यान दे। पास इज वन एंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू एडजस्ट द पोजिशन अराइजिंग आउट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। ये इसने तो और भी शॉर्टकट लगाया, इसने तो क्या शॉर्टकट लगाया कि पूरे मंथ में बार बार एंट्री पास मत करो, पूरे महीने ट्रांजेक्शन होने दो ब्रांचेस के बीच में। ए ब्रांच को कैश मिली, या मान लो ए ब्रांच को कैश कहीं से आई है तो ए को डेबिट देना है, फिर ए के पास कहीं से गुड्स आया फिर ए को डेबिट देनी है, फिर ए के पास कहीं से फर्नीचर आया है ए को फिर डेबिट देनी है, ए के पास कहीं से फिर से कैश आया दूसरी ब्रांच से ए को फिर डेबिट देनी है, और ए ने कहीं कैश भेज भी दिया कहीं पर किसी को तो उसको क्रेडिट भी देनी है। तो 4 बार डेबिट दो और 1 बार क्रेडिट दो, इसकी बजाय मंथ के एंड में नेट अमाउंट से डेबिट दे दो ना, ये चाहता है क्वेश्चन। नहीं तो कितनी एंट्री करनी पड़ती, 5 की जगह एक ही एंट्री से काम चलाना चाहते हैं। पूरे मंथ में ये एक एंट्री से सारे इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग करना चाहते हैं, ये तो मक्कारी की हद है। इन्होंने तो आपको भी पीछे छोड़ दिया, सॉरी मैं आपको मक्कार नहीं बोल रहा हूँ, प्यारे बच्चे हो बेटा, तो मजाक करते रहता हूँ, तो ठीक है। तो पासेज ओनली वन एंट्री एट द एंड ऑफ द ईच मंथ टू एडजस्ट द पोजीशन अराइजिंग आउट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। मंथ में जितने भी होते हैं इनके बीच में इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, उनके लिए एक एंट्री पास करता है। मैंने क्या बताया, ए ब्रांच को मान लो, मैं अमाउंट तो वैसे भी याद नहीं रख पाऊंगा, मतलब क्योंकि आपको भी याद नहीं रहने वाला, मुझे तो याद रह जाएगा, पर मेरी मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो आपको याद नहीं रहेगा। ए को 50 की कैश आई, ए को 50 से डेबिट देनी है, फिर बी को 30 की कैश आई और दूसरी ब्रांच से डेबिट देनी है, 30 हो गया डेबिट, 50 + 30 80 से डेबिट देनी है। फिर ए के पास 20 का गुड्स भी आया कहीं दूसरी ब्रांच से, इसके यहाँ गुड्स कम पड़ गया कहीं ज़्यादा हो गया, तो ए ने कहीं दूसरी ब्रांच से गुड्स मंगाया तो 20 का गुड्स भी आया, तो 50 की कैश आई, 30 की कैश आई, 20 का गुड्स आया, कुल डेबिट देनी है 1 लाख पूरे महीने भर में। और इसने 25 का माल कहीं वापस भेजा भी सही, दूसरी ब्रांचेस को कहीं भेज भी दिया, तो 25 का गुड्स किसी दूसरी ब्रांच, तो 25 से देनी है क्रेडिट इस ब्रांच को क्योंकि इसने अपना स्टॉक कम किया, तो 1 लाख से उसको देनी है डेबिट और 25 से देनी है क्रेडिट। पूरे महीने में क्या किया जाए, बजाय 3 बार डेबिट और 1 बार क्रेडिट देने की बजाय उसे 75,000 से एक ही बार दे दी जाए डेबिट, ये चाहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस इन अप्रैल 94 मेक द entries 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 in the books of Calcutta head office। ये क्वेश्चन बनाने वाला अजीब है, ऊपर बोलता है कि मंथ में वो एक ही एंट्री पास करते हैं और यहाँ लिख दिया मेक द एंट्रीज, तो बेटा ये अब क्या माने, कई सारी एंट्री पास करें, 3 बार गुड्स भेजा तो डेबिट 3 बार, 1 बार गुड्स आया तो क्रेडिट करें 1 बार, 10 बार गुड्स भेजा 10 बार डेबिट, 4 बार गुड्स आया रिटर्न किया 4 बार क्रेडिट, इसकी बजाय तो ऊपर जो उसका मेन पॉइंट है कि पासेस 1 एंट्री भी लिखा है, 1 एंट्री, तो ज़्यादा सटीक वो है, ज़्यादा क्लियरिटी उसमें है, तो हम एक एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखा है डेली ऑफिस रिसीव गुड्स फ्रॉम नागपुर ब्रांच 9,000 एंड फ्रॉम अहमदाबाद 6,000। डेली ब्रांच को नागपुर से 9 आया और अहमदाबाद से 6,000 का गुड्स आया, तो हमें डेली को गुड्स आया है, डेली की एसेट बढ़ी है, तो जिस ब्रांच की एसेट बढ़ती है उससे हम लेना बढ़ाते हैं, और जिसने गुड्स भेजा है जिसकी एसेट कम हुई उससे हम क्रेडिट देते हैं। तो हमें डेली को देना है डेबिट और नागपुर और अहमदाबाद को देना है क्रेडिट, पर ये बार बार नहीं करेंगे, मंथ के एंड में करेंगे। ऐसा आपको एक दिल्ली ब्रांच का दिया है, एक कानपुर का दिया है, एक नागपुर का दिया है और बीच में
कहीं छुपी हुई है अहमदाबाद ब्रांच। तो कुल ब्रांच कितनी हो गई? 4। तो बेटा यहाँ पर हमको क्या करना है, ये हम आज नहीं कर पाएंगे भले, हम आज तो नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन तो क्या करेंगे, पेन तो नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या करें, कल के लिए छोड़ दें। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, 15 मिनट में हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे, दिल्ली, नागपुर, अहमदाबाद और कानपुर, 4 कॉलम, चारों कॉलम में 2-2 कॉलम और डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, कुल कॉलम हो गए 8। हर ब्रांच के 2-2 कॉलम, डेबिट और क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, 4 ब्रांचेस और हर ब्रांच के 2-2 कॉलम। तो जब दिल्ली को कुछ मिला है और नागपुर और अहमदाबाद ने भेजा है, तो 9 और 6, दिल्ली को 9,000 का गुड्स आया नागपुर से, 6 का आया अहमदाबाद से, तो दिल्ली को 15,000 करेंगे डेबिट। तो हम दिल्ली वाले कॉलम में, दिल्ली वाले कॉलम में 15,000 क्या कर देंगे डेबिट, और नागपुर और अहमदाबाद में 9 और 6,000 क्या कर देंगे, 9 और 6,000 क्रेडिट। ये हम रफ वर्क में करेंगे, रफ वर्क एक वर्किंग नोट। तो पूरे मंथ क्या चलता रहेगा, एक वर्किंग नोट, एंट्री मंथ के एंड में होगी, इन सबको देखकर नेट डेबिट क्रेडिट की एंट्री एक ही होगी। पूरे महीने एक स्टेटमेंट चलेगा, और ये जो स्टेटमेंट बनेगा 8 कॉलम वाला, ये हमारी एंट्री का होगा वाउचर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वाउचर नहीं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसको देखकर वाउचर बनेगा, और वाउचर देखकर फिर एंट्री बनेगी। वाउचर पर तो ये एंट्री आएगी, डिटेल आएगी, पर एक स्टेटमेंट बनेगा, उसको बोलेंगे सपोर्टिंग, जिसको देखकर एंट्री होती है। तो एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट बनेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूरी होता है हर एंट्री के लिए, तो ये बनेगा, उसमें 4 कॉलम ब्रांचेस के होंगे, और हर ब्रांच में 2-2 कॉलम डेबिट क्रेडिट डेबिट करके 8 कॉलम। और फिर हम क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करेंगे पूरे इन सारे ट्रांजेक्शन का। और फिर जब देखेंगे नेट, फिर देखेंगे नेट ब्रांच को, एक पर्टिकुलर ब्रांच को डेबिट कितनी बार मिली, क्रेडिट कितनी। दिल्ली को मान लो सबको मिलाकर, दिल्ली को मिलाकर 80,000 की डेबिट आई और 30,000 की क्रेडिट आई, 80 की डेबिट 30 की क्रेडिट आ रही है पूरे साल, पूरे महीने भर की। पूरे महीने भर में डेली ब्रांच को 80 की डेबिट आ रही है, क्योंकि जिस ब्रांच को असेट मिलती है उसको डेबिट करेंगे, जिसकी असेट निकलती है कम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो डेली में मान लो 80 डेबिट है और 30 क्रेडिट है पूरे महीने में, तो नेट हम डेली को 50 से डेबिट कर देंगे मंथ के एंड में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ओके बेटा, इतना हमारे लिए आज के लिए काफ़ी है।